सुलभो भक्तियुक्तानां दूरदर्शी दुष्टचर्तिषाम् अन्यन्यगतिकानां च प्रभुभक्तर वत्सल शनैश्चत्र नरसिंहदेवस्तुति चकारात्मत चित्तवृत्ति प्रणम्य साष्टांग शेष लोग किरात निराजित पद्मपादम यदपाद पंकजरज परमादरेण संसेविता सकल कल्प शर्षिनाम कल्याणकारक शेष निज गुणानाम स्वतम नरसिंहमयी देवी कृपावलोकम। नमस्कार दोस्तों, मैं एन बालाजी आपका मेज़बान उषा बाला ब्लॉग 2022 के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। शुरू में मैंने चंद पंक्तियां को उच्चारित किया है जो श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की स्तुति से लिया गया है और जिसे मैंने अपने इस ब्लॉग के शुरुआत में उच्चारित किया है। जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का दर्शन करने के लिए, जो कि विशाखापट्टनम के सिंहाचलम नामक स्थान पर एक पहाड़ पर स्थित है। लोगों का यह मानना है कि यह मंदिर स्वयंभू मंदिर है, यानी कि भगवान जी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे और भक्त प्रहलाद ने ही इस स्थान पर नरसिंह भगवान का पहला मंदिर बनाया था। केवल अक्षय तृतीया को छोड़कर बाकी दिन यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का मूर्ति जो होता है वह चंदन से ढकी रहती है, जिससे यह मूर्ति शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। प्रतिमा के शरीर से साल में केवल एक बार वैशाख माह के तीसरे दिन चंदन का ये लेप हटाया जाता है और उस समय वास्तविक प्रतिमा का दर्शन भक्तगण कर सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। इस मंदिर को जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला ये रास्ता जिस पर कि अभी हम लोग जा रहे हैं, और दूसरा रास्ता गोपालपट्टनम होकर आप जा सकते हैं। यह रास्ता काफ़ी शांत है, ट्रैफिक बहुत ही कम है, इसलिए बहुत सारे लोग इसी रास्ते को प्रेफर करते हैं जाने के लिए। दूसरा जो गोपालपट्टनम का रास्ता है वो काफ़ी भीड़ भाड़ का है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी था कि कितना सारा ट्रैफिक उस रास्ते पर मिलता है। इस रास्ते की एक और विशेषता है, इस रास्ते पर जितने भी तरह के अच्छे अच्छे अस्पताल जो कि भारतवर्ष में कहीं भी हैं, करीब करीब सभी अस्पताल इस सड़क पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि निम्स है, एलवी प्रसाद है, अपोलो है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्टार है। इस सभी हॉस्पिटल इस सड़क पर आपको मिल जाएंगे। यह सड़क हालांकि हाल में ही बनाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन सड़क का रखरखाव और हरियाली आप देख सकते हैं। पता नहीं मेरा कैमरा किस हद तक इसको जस्टिफाई कर रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, यह रास्ता काफ़ी ही मनोरम है और शांत वातावरण में
यह रास्ता आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है और हम लोग भी उसी तरह से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस रास्ते की एक और विशेषता है, ये जो बाउंड्री आप जो देख रहे हैं, यह मुख्य कारागार, जो विशाखापट्टनम की जो मुख्य कारागार है, इसको यहीं स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले वो LIC बिल्डिंग के पास में हुआ करता था, जो कि मुख्य सिटी सेंटर में था। अभी इसको इधर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इस सड़क पर काफ़ी सारी अच्छे कॉलोनीज़ भी अब बस गए हैं, जो और अच्छे घरों का भी निर्माण हो चुका है। वैसे भी विशाखापट्टनम में कहीं पर भी जगह खाली हो तो वहाँ पर घरों का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। और इस तरह का अगर सड़क और परिवहन का सुविधाएं अगर मिले तो स्वतः ही कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। ये अब हम लोग अब सिंहाचलम का मुख्य द्वार, जहाँ से कि हम लोग मंदिर के पहाड़ का घाट रोड का चढ़ने का शुरुआत करेंगे। यहाँ एक चेक पॉइंट है जहाँ पर कि पूरा चेक होता है, टिकट वगैरह, आपका ID कार्ड वगैरह, ये सभी चीज़ें चेक होती है। विशाखापट्टनम की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो काफ़ी है, साथ ही साथ ग्रीनरी में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सिंहाचलम मंदिर से नियमित रूप से बसें चलती है। यहाँ पर सड़क मार्ग बहुत ही अच्छा है। यदि आप विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर हैं तो आप बस संख्या 6A से सिंहाचलम जा सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए कैब भी किराए पे ले सकते हैं। इस जगह पर काफ़ी विकसित है और यहाँ पर कहीं से भी कहीं जाने के लिए बस व्यवस्था, कैब व्यवस्था, टैक्सी व्यवस्था, सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं। सिंहाचलम में रहने के लिए मंदिर परिसर के पास हर श्रेणी के रूम उपलब्ध हैं। AC, नॉन AC, लग्जरी और क्लासिक। इसमें यात्रीगण जो दूर दूर से आते हैं वो लोग यहाँ पर रह भी सकते हैं और रहते भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर शादी वगैरह संपन्न कराने के लिए मैरिजेस हॉल भी उपलब्ध हैं और यहाँ पर यात्रियों के लिए खाने की सुविधा के साथ साथ शादी ब्याह में जो भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन सब की व्यवस्थाएं भी यहाँ उपलब्ध होती है। सिंहाचलम मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक अक्षय तृतीया यानी चंदनोत्सव है। उसको चंदन यात्रा भी कहते हैं। उस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति को ढकने वाले चंदन के पेस्ट को हटा दिया जाता है और देवता अपने भक्तों को अपने मूल रूप में 12 घंटे के समय तक प्रकट होते हैं। उस त्यौहार की तैयारी में वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह 4 बजे नरसिंह की मूर्ति को ढकने वाला चंदन हटाते हैं। उसके बाद प्रार्थना और अभिषेक सुबह 6 बजे होता है। उस समय
भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने और भगवान के दर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके बाद शाम के समय चंदनाभिषेक यानी चंदन के पाउडर के साथ मिश्रित पानी से अभिषेक करते हैं और सहस्त्र कलशाभिषेक यानी 1000 धातु के बर्तन के पानी से अभिषेक से स्नान करवाया जाता है। भगवान नरसिंह को 3 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। सिंहाचलम मंदिर में सख्त अनुशासन का पालन होता है। श्री सिंहाचलम मंदिर में हर रोज़ विस्तृत प्रार्थना दिनचर्या है। यह तीर्थयात्रियों की आमद पर निर्भर नहीं है। यह स्थान पारंपरिक वैष्णव संस्कृति का खजाना है। यात्री मंदिर की दिनचर्या उसका शिलालेखों में अध्ययन कर सकते हैं। मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन देवता की मूर्ति प्रतिवर्ष सिर्फ 12 घंटे ही वास्तविक रूप में प्रकट होती है। सामान्यतः अवसर पर मूर्ति को चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। सिंहाचलम मंदिर समृद्ध इतिहास और मजबूत पारंपरिक मूल्यों के कारण कुचिमांची तिम्मा कवि और आदिदम सुरा कवि जैसे कवियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। सिंहाचलम मंदिर का इतिहास देखें तो सिंहाचलम मंदिर कब निर्मित हुआ इसकी सही जानकारी तो नहीं है, मगर चोल राजा कुलोत्तुंग वन के राज्य के संबंधित 1098 और 1099 ईस्वी के ग्रंथ शामिल हैं। दूसरा, प्राचीन पाठ में कलंक की पूर्व गंगा की एक रानी को छवि को कवर करते हुए दिखाया है और दूसरे एक शिलालेख से पता चलता है कि ओडिशा के पूर्वी गंगा राजा नरसिंह देव ने 1267 ईस्वी के आसपास मुख्य गर्भगृह का निर्माण किया था और उड़िया और तेलुगु में 252 ग्रंथों में सिंहाचलम मंदिर के पूर्ववर्तियों का वर्णन किया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि उड़ीसा के गजपति शासक गजपति प्रताप रुद्र देव को 2 अलग अलग खातों में हराने के बाद श्री कृष्ण देव राय ने 1516 ईस्वी और 1519 ईस्वी के आसपास 2 बार मंदिर का दौरा किया था। सिंहाचलम में अभी भी विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्ण देव राय द्वारा छोड़े हुए गए शिलालेख मौजूद है। जानकारी यहाँ के लोगों से बात कर और यहाँ पर काफ़ी सारे शिलालेख हैं जो कि वहाँ पर मार्बल में लगाया गया है, उन सब को पढ़कर मैंने एकत्रित किया है। ये लीजिए सामने मुख्य द्वार मंदिर का। यहाँ पर लिफ्ट की भी व्यवस्था है। जो वृद्ध और असहाय लोग हैं उन लोगों को लिफ्ट से मंदिर के गर्भगृह तक ले जाया जाता है और यह पूर्णतः निःशुल्क है। నెమ్మదిగా చేయండి, ఏం పర్వాలేదు. అమ్మ సారీ సారీ సారీ.
ఓకే వెనక మండపం తీరా. నేను ప్రసాదం తీసుకొస్తాను. ముందు ఫోటోలు తీసుకొని అమ్మా. हम लोग का दर्शन कंप्लीट हो गया. अच्छा से हम लोग दर्शन कर लिए. अब हम लोग वापसी कर रहे हैं. वापसी में देखिए कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है. అంతే అసలు డౌట్గా పడతారు ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఫాల్స్ తీసుకుంటున్నారా ఇటా అని. చూసారా ద్రౌపది ముర్ము ఎలా ఉంటుందో? అసలు ఏం కాదు. మీద నుంచేమో ఇది కారు కారు రాసినట్టే అలాగే ఉంటది. ఆర్టిఫిషియల్ మీరు మాట్లాడకుండా చూసుకోండి. ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రూట్ బాలాజీ గారు. చక్కగా అంటే పెద్ద ఘాటీలో ఉండవు. పిల్లలు కూడా మంచిగా ఫోటోలు తీసుకోవడానికి మంచి వ్యూస్ ఉంటాయి తెలుసా బేబీ. అవును, ఇక్కడ కొండలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫోటో మీ ఇద్దరు తీసుకుని పెడితే మీరు వేరే టూరిజం ప్లేస్కి వెళ్ళారేమో అనుకుంటారా? సింహాచలం అనుకోరు. नहीं उधर ही सीधा करेंगे. శ్రవంత్ కూడా చాలా ఇష్టం. శ్రవంత్ నర్సింగ్ ఇద్దరు పంచెలు కట్టుకొని వస్తారు బాలాజీ గారు. గ్రేట్, వెరీ గుడ్. వాడు ఆ వెనుక నుంచి వచ్చే పంచెలు కూడా కట్టుకొని వస్తాడు. శ్రవంత్ వాడు ఎలా ఉంటాడంటే చెట్టు పిల్లోడా ఉన్నాడు. ఆ గడ్డ పెంచేసుకుని. పుష్పవా? ఆ పుష్ప కూడా కాదు, నా పేరు శివాల చెట్టు పిల్లలు ఉంటుంది కదా, సేమ్ డ్రెస్. మీరు ఎలా అంటారా? ఇది ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో అయితే ప్రతి ఒక్కడు గడ్డాలు పెంచుకొని తగ్గేదేలే అని ఎలా అనుకోవడమే. ఆ ఒక డైలాగ్ మాత్రం తెలుగులో చెప్తున్నారు, తగ్గేదేలే అని. ఎలాగా 28వ తేదీ నుంచి గడ్డ మీద క్లీన్ షేవ్ చేసి మమ్మీ అందరు పెంచుకుంటాను అన్నాడు. ఒకప్పుడు నార్త్ సైడ్ సౌత్ ఇండియన్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే ఇడ్లీ చెప్పారు, ఇడ్లీ దోశ. ఇప్పుడు బాహుబలి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నౌ డేస్ సౌత్ ఇండియన్ సింబల్ ఏంటంటే తగ్గేదేలే. బాలాజీ గారు యాక్చువల్ గా మా వారు ఫిష్ బిజినెస్ ఒకటి కొత్తది స్టార్ట్ చేశారు బాలాజీ గారు. దానివల్ల హీ బికేమ్ సో బిజీ మాట. అదర్వైజ్ హీస్ వెరీ శ్రీనన్య వాళ్ళ ఇల్లులో వస్తుంది. ఎన్ని శ్రీను గారు వాళ్ళు ఎక్కడండి తెలీదా? అదేంటి, అది గోశాల ఉంటదండి. మనం ఇప్పుడు వచ్చిన దాంట్లో ఒక గోశాల తగిలింది. అటు సైడ్ ఒక వృద్ధాశ్రమం ఏదో ఉంటదండి, బంగారు తల్లి వృద్ధాశ్రమం ఏదో. అది దాటి వెళ్ళాలి కదా డాడీ? చూడండి ఇటు సైడ్ ముడసర్లో రోడ్డు, ఇటు సైడ్ అయితే గోపాలపట్నం రోడ్డు ఉంది. అది ఏకశిలే కానీ దశావతారాలన్నీ ఉంటాయి అందులో. దిగుదామా బాలాజీ గారు? పర్వాలేదా? ఇక్కడ ఇక్కడ అదిగోండి అదే విగ్రహం. మనం కారులోంచి తీయొచ్చు. మీరు విండో తీసి తీయండి. इस मूर्ति को देखिए. इस मूर्ति को देखने पर अगर आप गौर से देखिएगा तो यह मूर्ति में दो विशेषताएं हैं. पहली बात, यह मूर्ति एक सिंगल स्टोन में बनाई गई है. दूसरी बात, इसमें भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं सभी को चिन्हित किया गया है. अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आप सभी अवतार को इस एक सिंगल मूर्ति में आप पाइएगा. इस ग्रीनरी को देखिए. इस तरह के पहाड़
और उस पर जो पेड़ पौधे या जो भी हरा रंग से जो ढका हुआ है, इसी को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। इसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्रॉस का तीन मैडम अलग तीन वीडियो క్లోజ్ చేసారా మొదటిది? క్లోజ్ చేస్తాను. మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ తీయండి. अभी हम लोग हो रहे हैं रिटर्न। भगवान नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का दर्शन करके वापस जा रहे हैं घर की ओर। रास्ता काफी खाली है चूंकि 12:30 बज रहा है और चूंकि लंच टाइम है तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रास्ता इसी खाली रहेगा। ये पहाड़ के बीच पीछे से ये रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता पहले नहीं था। शहर से सिमाचलम भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का मंदिर जाने के लिए ये रास्ता बाद में बना है। रास्ता काफी अच्छा है। ये देखिए साक्षात लक्ष्मी देवी हमारे साथ बैठी हुई है। इन्हीं की वजह से आज हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। आ गए हम लोग घर। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। मंदिर में वीडियो मोबाइल ले जाने का परमिशन नहीं था, कैमरा भी आप नहीं ला सकते थे, इसलिए हम लोग मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी वगैरह कर नहीं सके। बाकी दर्शन वगैरह बहुत अच्छा हो गया है और प्रसाद वगैरह भी हम लोग खाएं। कुल मिलाकर आज का जो भगवान जी का दर्शन था वो बहुत ही आनंददायक रहा। अब इस ब्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। देखते रहिए उषा बाला ब्लॉग 2022 को। और हाँ, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल को देखने वाले तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में यही कहूँगा, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए।